अच्छा, तो इसे खोलकर देखते हैं। आज हमारे सामने जीव विज्ञान के कुछ नोट्स हैं जो ब्रायोफाइटा पर केंद्रित है। पहली नजर में ये पौधों का एक ऐसा समूह है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दीवारों पर लगी काई या किसी जंगल में नम जमीन पर बिछा वो मखमली कालीन। लेकिन इन नोट्स को देखने पर पता चलता है कि इनकी दुनिया तो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। हमारे पास कुछ सवाल जवाब और जरूरी तथ्य हैं। लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा मिशन क्या है? इन तथ्यों की गहराई में उतरना और ये समझना कि ये छोटे बिना फूल वाले पौधे विकास की कहानी में इतने खास क्यों हैं। और आपने बिल्कुल सही जगह से शुरुआत की है। इन नोट्स में एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है। ब्रायोफाइट्स को कहा गया है पादप जगत का जलस्थलचर, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और ये सिर्फ एक अच्छा सा उपनाम नहीं है। असल में ये उनके अस्तित्व, उनकी मजबूरियों और उनकी पूरी कहानी को समझने की चाबी है। वो दो दुनियाओं के बीच रहते हैं, पानी और जमीन। उनकी पूरी बायोलॉजी इसी संतुलन पर टिकी है। तो चलिए इसी एम्फीबियन वाली बात को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। इन नोट्स में एक पहेली जैसा सवाल है। एक ऐसा पौधा सोचिए जिसमें बीजाणु स्पोर्स बनते हैं, भ्रूण एम्ब्रियोज भी बनते हैं, लेकिन उनमें ना तो बीज होते हैं और न ही पानी और खाने को ऊपर नीचे ले जाने के लिए कोई पाइपलाइन होती है जिसे हम वास्कुलर टिश्यू, हाँ वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो ये कौन है? और यही पहेली हमें सीधे ब्रायोफाइट्स की परिभाषा तक ले आती है। देखिए, विकास की सीढ़ी पर वे शैवाल एल्गे से एक कदम ऊपर हैं, क्योंकि उनमें एक संरक्षित बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है। जमीन पर जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन वो फर्न जैसे पौधों से एक कदम पीछे हैं, क्योंकि उनके पास असली जड़ें, तने और पत्तियां नहीं हैं। और इसकी वजह वही पाइपलाइन यानी वास्कुलर टिश्यू का न होना है। अच्छा, तो इसी पाइपलाइन की कमी की वजह से वे हमेशा छोटे रह जाते हैं, क्योंकि वे पानी को ज्यादा ऊपर तक खींच ही नहीं सकते, और शायद इसीलिए उन्हें हमेशा नमी वाली जगहों पर ही रहना पड़ता है। बिल्कुल, ये उनके बनावट और उनके रहने की जगह के बीच का सीधा कनेक्शन है। जाइलम और फ्लोएम के बना वो पानी और पोषक तत्वों को पौधे में ऊपर तक नहीं ले जा सकते, इसलिए उनका आकार छोटा रहता है। और यहीं पर वो एम्फीबियन वाली बात फिर से सामने आती है। रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें पानी की एक पतली परत की जरूरत होती है, ताकि नर युग्मक मेल गैमेट्स तैरकर मादा युग्मक तक पहुंच सके। ठीक वैसे ही जैसे मेंढक को अपने अंडे देने के लिए पानी चाहिए। पानी के बिना उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। वाह, ये कनेक्शन तो बहुत साफ है। अब इन नोट्स में ज्ञान के साथ साथ उन लोगों का भी जिक्र है जिन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया। पहला ही सवाल एक नाम पर है, प्रोफेसर SR कश्यप। इन्हें भारतीय बायोलॉजी का पिता कहा गया है। ये सिर्फ एक तथ्य से बढ़कर है ना? यकीनन। प्रोफेसर शिवराम कश्यप सिर्फ एक वनस्पति शास्त्री नहीं थे, वे एक खोजकर्ता थे। भारत में ब्रायोफाइट्स के अध्ययन की नींव उन्होंने ही रखी। और सोचिए, उन्होंने अपना ज्यादातर काम कहाँ किया? हिमालय में। हिमालय में। अच्छा। हाँ, हिमालय की नम, ठंडी और विविध घाटियां ब्रायोफाइट्स के लिए एक स्वर्ग जैसी हैं। तो प्रोफेसर कश्यप का काम हमें यह भी बताता है कि किसी विषय का ज्ञान उसके भूगोल से कितना गहरा जुड़ा होता है। उन्होंने हमें भारत की इस छुपी हुई वानस्पतिक दौलत से मिलवाया। ये एक बेहतरीन पर्सपेक्टिव है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये पौधे क्या हैं, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। नोट्स में लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस जैसे नाम हैं। एक सवाल पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक ब्रायोफाइट है, और जवाब है बॉग मॉस। हाँ, बॉग मॉस, जिसे स्फेग्नम भी कहते हैं, एक क्लासिक ब्रायोफाइट है। ये तो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम बना सकता है, जिसके बारे में हम शायद बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे जो सवाल और भी दिलचस्प लगता है वो है जो ये पूछता है कि इनमें से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है। हाँ, ये हमारी समझ को परखता है। हाँ, वो सवाल भी है और उसका जवाब है स्टोनवर्ट। ये मुझे थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि सुनने में तो ये लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट जैसा ही लगता है। नाम के आधार पर तो कोई भी धोखा खा सकता है, तो फिर इसे अलग क्यों मानते हैं? बहुत बड़ा फर्क है, और यहीं पर विज्ञान की खूबसूरती है। स्टोनवर्ट या कारा असल में एक बहुत ही जटिल शैवाल है, एल्गी। ओह अच्छा, ये एल्गी है। हाँ, बाहर से देखने पर शायद वे एक जैसे लगें, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना, उनका जीवन चक्र और उनका एवोल्यूशनरी इतिहास बिल्कुल अलग है।
यह हमें याद दिलाता है कि वर्गीकरण सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि लाखों सालों के विकास की कहानी पर आधारित होता है। तो ये बात साफ है कि ब्रायोफाइट्स की पूरी कहानी पानी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ये निर्भरता सबसे ज्यादा उनके प्रजनन मतलब उनके लाइफ साइकिल में दिखाई देती होगी। इन नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प शब्द है प्रोटोनेमा, जो फ्यूनेरिया नाम के एक मॉस में मिलता है। ये क्या चीज है? प्रोटोनेमा जीवन चक्र का एक बहुत ही आकर्षक चरण है। जब किसी मॉस जैसे फ्यूनेरिया का बीजाणु स्पोर किसी नम जगह पर गिरता है तो वो सीधे उस पौधे में नहीं बदलता जिसे हम काई के रूप में पहचानते हैं। ये ऐसा है जैसे तितली बनने से पहले कैटरपिलर बनता है। हाँ। अच्छा, तो ये मॉस का कैटरपिलर स्टेज है, एक हरा धागे जैसा नेटवर्क। धागे जैसा? हाँ, बिल्कुल। ये जमीन पर फैलकर पौधे के लिए एक तरह का लॉन्च पैड तैयार करता है। बाद में इसी नेटवर्क पर कलियां बनती हैं जिनसे वो मुख्य पौधा विकसित होता है। तो इसका मतलब है कि काई का एक गुप्त किशोर जीवन भी होता है जो हमारी नजरों से छिपा रहता है। ये तो कमाल है। और प्रजनन का एक और तरीका इन नोट्स में बताया गया है, जेमा के माध्यम से, मार्केंशिया में। ये कैसे काम करता है? ये मतलब एसेक्सुअली अपनी आबादी बढ़ाने का एक जीनियस तरीका है। मार्केंशिया जैसे कुछ लिवरवर्ट्स के पौधे पर छोटे छोटे कप जैसी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें जेमा कप कहते हैं। इन कप के अंदर छोटी डिस्क जैसी हरी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें जेमा कहते हैं। और फिर जब बारिश की एक बूंद उस कप में गिरती है तो वो बूंद इन जेमा को बाहर छिटका देती है और जहां भी ये गिरते हैं वहां एक नया बिल्कुल वैसा ही पौधा उग जाता है। एक मिनट, मतलब बारिश की एक बूंद से ये अपनी पूरी सेना तैयार कर सकते हैं? ये तो अविश्वसनीय रूप से कुशल है। इन्हें तो पॉलिनेशन या किसी और चीज का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। क्या इसका मतलब ये है कि ये किसी नई जगह पर बहुत तेजी से कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। अगर माहौल अनुकूल है तो वे बहुत तेजी से फैल सकते हैं। ये खुद की क्लोनिंग करने की एक प्राकृतिक फैक्ट्री है। बारिश की हर बूंद जो उस कप में गिरती है दर्जनों नन्हे क्लोन पौधों को आसपास की मिट्टी में बिखेर देती है। प्रकृति के डिजाइन वाकई हैरान करने वाले हैं। अब उनकी बनावट पर आते हैं। नोट्स में थैलस शब्द का जिक्र है। रिक्सिया और मार्केंशिया जैसे पौधों का शरीर थैलस कहलाता है, जिसमें असली जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, और ये एक ऊपरी फोटोसिंथेटिक जोन और निचले स्टोरेज जोन में बटा होता है। तो ये एक साधारण शरीर है, लेकिन उतना भी साधारण नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। थैलस एक रिलेटिवली सरल डिजाइन है। आप इसे एक फ्लैट हरे रिबन की तरह सोच सकते हैं, लेकिन इस सादगी में भी विशेषज्ञता है। ऊपरी हिस्सा जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है वो सोलर पैनल का काम करता है, फोटोसिंथेसिस, और निचला हिस्सा गोदाम का काम करता है जहां भोजन जमा होता है और जो पौधे को जमीन से जोड़े रखता है। तो भले ही उनके पास हमारे पौधों जैसे जटिल अंग न हो, लेकिन उनके ऊतकों में काम का बंटवारा शुरू हो गया था। ये शैवाल की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विकासात्मक छलांग है। ये दिखाता है कि पौधे जमीनी जीवन की चुनौतियों के लिए कैसे अनुकूलित हो रहे थे। जमीन पर आपको सूरज की रोशनी पकड़नी है, भोजन जमा करना है और खुद को एक जगह पर स्थिर भी रखना है। थैलस इन सभी समस्याओं का एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान था। ठीक है, मैं सब चीजों को जोड़ पा रही हूँ, लेकिन इन नोट्स में एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है। वो ये है कि ब्रायोफाइट्स का मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। ये हमारे आसपास के पौधों से बिल्कुल उल्टा है ना? ये क्या चीज है? और यहीं पर ब्रायोफाइट्स की दुनिया पूरी तरह से उल्टी हो जाती है। देखिए, हम अपने आसपास जो भी बड़े पेड़ पौधे देखते हैं, आम का पेड़, गुलाब का पौधा, वो हमारी तरह डिप्लॉयड होते हैं। मतलब उनके हर सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। राइट, बिल्कुल। ये जीवन का नॉर्मल तरीका है जैसा हम जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया। लेकिन ब्रायोफाइट्स अपनी ज्यादातर जिंदगी हैप्लॉयड अवस्था में गुजारते हैं, यानी उनके हर सेल में क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है। सिर्फ एक? हाँ, ये वो अवस्था है जिसमें हमारे सिर्फ स्पर्म या एक्सेल होते हैं। अब जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा पौधा जो महीनों या सालों तक जीता है वो उस जेनेटिक अवस्था में जी रहा है जो हमारे लिए सिर्फ प्रजनन का एक पल है। उनका मुख्य पौधा, जिसे हम काई के रूप में देखते हैं, वही हैप्लॉयड गैमेटोफाइट है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो जो डिप्लॉयड स्टेज, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, उसका क्या होता है? वो बहुत छोटा होता है, अक्सर एक कैप्सूल जैसा दिखता है जो मुख्य हैप्लॉयड पौधे के ऊपर उगता है,
और तो और वो पोषण के लिए भी अपने हाइप्लॉइड पेरेंट पर पूरी तरह से निर्भर होता है, जबकि हमारे यहां मामला उल्टा है। ब्रायोफाइट्स हमें दिखाते हैं कि विकास ने जीवन को चलाने का एक और सफल तरीका भी खोजा था, जो हमसे बिल्कुल अलग है। तो इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर अब काफी साफ हो रही है। ब्रायोफाइट सिर्फ छोटे गीले पौधे नहीं हैं, वे विकास की कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। वे उन पहले पौधों में से थे जिन्होंने समुद्र के आराम को छोड़कर जमीन की कठोर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत की। बिल्कुल, उनकी हर एक विशेषता, उनका छोटा आकार, उनका थैलस जैसा शरीर, प्रोटोनेमा और जिमा कप जैसे तरीके, ये सब जमीन पर जिंदा रहने के लिए किए गए आविष्कार हैं। वे शैवाल की जलीय दुनिया और वैस्कुलर पौधों की स्थलीय दुनिया के बीच एक जिंदा पुल की तरह हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने छोटे आकार के बावजूद उनका हमारे ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे आपने शुरू में स्पैग्नम या बॉग मॉस का जिक्र किया था, नोट्स में भी ये बात है कि उनमें पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। हाँ, और ये क्षमता मामूली नहीं है। स्पैग्नम अपने वजन से 20 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। 20 गुना? हाँ, इसी वजह से वे पीट बॉग्स नाम के दलदली इलाके बनाते हैं। और ये पीट बॉग्स दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक में से एक हैं। मतलब वे वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हजारों सालों के लिए अपने अंदर जमा कर लेते हैं। वे मिट्टी बनाते हैं, उसे नम रखते हैं और बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं। वाह! तो अगली बार जब कोई काई देखे तो याद रखे कि वो एक ऐसे जीव को देख रहा है जो जलवायु को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। सही बात है, उनका प्रभाव उनके आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और अंत में एक विचार, हम आज जल संरक्षण और मिट्टी के स्वास्थ्य जैसी आधुनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहीं पर यह सोचना दिलचस्प हो जाता है, क्या इन प्राचीन पौधों में हमारी कुछ आधुनिक समस्याओं के समाधान छिपे हो सकते हैं? उनकी पानी को सोख कर रखने की अविश्वसनीय क्षमता, मिट्टी को बांधने का उनका तरीका, शायद बागवानी से लेकर बड़े पैमाने पर इकोसिस्टम को फिर से बहाल करने तक, ये पादप जगत के जलस्थलचर हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वे सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि शायद भविष्य के लिए एक सबक भी है।